इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को तेज़ी से सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम अधिक से अधिक आपके प्रश्नों के उत्तर दें। इसी क्रम में आइए, चरणजीत सिंह सोडी बहराइच से प्रश्न किया है, उनका उत्तर हम देते हैं। उनकी जन्मांक और उनके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका आंसर जन्मांक से और अन्य जो हमने बना रखा है इसके आधार पर हम दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमें आप यदि प्रोत्साहित करते रहेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं उनका उत्तर देंगे। और भी हम आपको उस प्रश्न के साथ जो आप प्रश्न करते हैं कि हमारी ये दशा क्या है या हमारा क्या होगा, उसके साथ हम और पूजा भी आपको बताते हैं। हम आपको उसका निवारण भी बताते हैं, ये भी हम आपको सलाह देंगे। जो भी 2 क्वेश्चन आप करते हैं उसमें हम आपको ये भी बताते हैं कि यदि आपके साथ कोई दिक्कत है तो उसका पूजा क्या किया जा सकता है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। आइए हम चरणजीत सिंह सोडी के जन्मांक पर विचार करते हैं। चरणजीत सिंह सोडी, जिनका जन्म 16 जनवरी 85 का है, इनकी लग्न कुंभ है, राशि वृश्चिक है, मंगल शुक्र राहु, दशम में शनि चंद्र केतु। देखिए मंगल शुक्र लग्न में है, इस प्रकार ये मंगली हैं, अगर देखा जाए तो जातक मंगली है। और राहु चतुर्थ हैं, केतु दशम में है, इधर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इन्होंने 3 प्रश्न हमसे किए। पहले प्रश्न जो इन्होंने किया, फ्यूचर ऑफ सेकेंड मैरिज, तो हमने लिखा फ्यूचर ऑफ सेकेंड मैरिज गुड। सेकेंड मैरिज, इनके जो दूसरे विवाह का भविष्य है वो सुंदर है, सुखद है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मंगल और शुक्र लग्न में होने के कारण निश्चित रूप से ऐसे लोगों के एक से अधिक विवाह का संयोग बनता है। आइए, पहला उत्तर मैंने दिया है इनको कि जो इनका पहला फ्यूचर ऑफ सेकेंड मैरिज जो इन्होंने पहला प्रश्न किया वो गुड है, यानी कि दूसरा विवाह इनका सफल रहेगा, ये मेरा उत्तर है। आइए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है इनका, काल सर्प दोष है कि नहीं है। तो चतुर्थ राहु दशम केतु मंगल के लग्न में होने के कारण उसकी गति तो धीमी है, परंतु काल सर्प दोष निश्चित रूप से आपकी कुंडली में है। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, लग्न में मंगल होने के कारण। और केपी की कुंडली निरन स्पष्ट करते हैं तो 9वें भाव में शनि के होने के कारण इस कुंडली से आपका कालसर्प योग धीमा जरूर पड़ जा रहा है, लेकिन कालसर्प दोष का निवारण नहीं हो रहा है। अब कालसर्प दोष का निवारण होगा कैसे, इसके लिए हमने यहाँ उपाय लिखा है। कालसर्प दोष का निवारण नासिक में पूजा करवाएं, अर्थात नासिक जाएं और वहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करें और वहीं पर जो पवित्र नदी हैं गोदावरी जी, उनके निकट बैठ करके आप उसका निवारण करा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप वहाँ ना जा सकें, नासिक जाना संभव ना हो, तो मैंने लिखा है किसी भी पवित्र नदी, कोई भी पवित्र नदी हो आपके ज़िले में, आपके जनपद में, आपके निकट, उस नदी के किनारे विधिवत नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं। नमक चमक रुद्राभिषेक, ये सामान्य रुद्राभिषेक से अधिक है, अर्थात सामान्य रुद्राभिषेक 5 लीटर दूध में हो जाता है, मैक्सिमम 7 लीटर दूध में हो जाता है, परंतु नमक चमक रुद्राभिषेक में 21 लीटर दूध लगता है, क्योंकि इसमें 5वें अध्याय की कई आवृत्तियाँ हमें लेनी पड़ती हैं। जहाँ से चमो चमो शुरू है, चमे, वहाँ पर नमो अर्थात नमक चमक, नमो अर्थात जो 5वां अध्याय है उसकी कई आवृत्तियां हमको लगानी है। इसलिए इस प्रकार के उपाय में जहां कालसर्प दोष का निवारण है, उसके लिए आपको किसी भी पवित्र नदी के तट पर आप नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं, इससे आपका कालसर्प दोष नष्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इनका कि पितृदोष है कि नहीं। हमने लिखा है। देखिएगा स्पष्ट रूप से, पितृदोष है, इनकी कुंडली में पितृदोष है। कैसे है पितृदोष? इसलिए है कि शनि और चंद्र जब युति करते हैं और राहु से दृष्ट होते हैं पापक प्रभाव से,
तो शनि और चंद्र विष योग पुनर्फु योग देते हैं। और शनि चंद्र की युति यदि केंद्र में वो भी दशम स्थान पे हो जाए या चतुर्थ हो जाए तो ऐसे जातक में पितृदोष निश्चित रूप से पाया जाता है। तो पितृदोष तो है आप में। अब पितृदोष का निवारण कैसे होगा? मैंने लिखा है पितृदोष के निवारण के लिए गया श्राद्ध करें, गया जी जाएं और अपने पितरों का श्राद्ध करें। परंतु यदि ऐसा संभव ना हो, आपके पिता जीवित हैं, अगर पिता जीवित हैं, माँ जीवित हैं, तो ऐसा ना करें। तब आप किसी विधिवत पवित्र नदी के तट पर, उसी तरह जैसा कि मैंने काल सर्प दोष का निवारण बताया है, पवित्र नदी के तट पर शतपिंडी कराएं, शतपिंडी। और शतपिंडी कराने से ये पितृदोष आपका नष्ट होगा। इस प्रकार हमने आपके 3 प्रश्न थे। फ्यूचर ऑफ सेकेंड मैरिज मैंने लिखा है गुड, नो डाउट। क्यों? क्योंकि आपका नवमांश लाभ भाव से शुरू है और सप्तमेश सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है और बृहस्पति नीचभंग कर रहा है। बृहस्पति सप्तम भाव का सबलाड है और सप्तम भाव का सबलाड हो करके बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में गया हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से बृहस्पति कारक हो रहा है। बृहस्पति यहाँ भी जब निर्णय स्पष्ट अकॉर्डिंग केपी करते हैं तो 11वें भाव का फल देता है। इसलिए बृहस्पति कारक है। विवाह आपका जो दूसरा होगा उससे भी आपको सुख प्राप्त होगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आशा है कि हमने आपके द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय करेंगे, उससे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। यदि आपको आराम मिले तो निश्चित रूप से आप हमें ज़रूर धन्यवाद दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। और जैसा भी आपको हो, यदि आप सेटिस्फाइड हो तो ज़रूर लिखें, आप हमें उत्तर दें। ये मैं चाहूँगा क्योंकि हर काम करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि यदि वो करके आपको दे रहा है तो उसको धन्यवाद मिले, जिससे उसका उत्साह बढ़े। इसी के साथ मैं आपको पुनः आपके भविष्य की शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमसे संतुष्ट होंगे और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करेंगे, जिससे आपका भविष्य सुखद होगा, मंगलमय होगा। धन्यवाद।